हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, मेरा नाम है विशाल एंड वेलकम यू ऑल इन टुडेज वीडियो। आई होप आप सही पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है वॉइस, यानी कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ग्रामर में क्या रोल प्ले करती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास में वो यही है कि वॉइस क्या होती है, व्हाट इज़ वॉइस। तो वॉइस का मतलब हम कह सकते हैं जब भी हम कुछ बोल रहे होते हैं, जब भी हम कुछ एक्सप्रेस करते हैं, जब भी हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं तो वो वॉइस होती है। वॉइस दो टाइप की हो सकती है, एक्टिव वॉइस या फिर पैसिव वॉइस। एक्टिव यानी कि एक्टिव का मतलब क्या होता है, सक्रिय, जो कि चल रहा होता है दिन भर हमारे। अगर कोई ऐसा वर्ड, ऐसी लैंग्वेज जिसका हम इस्तेमाल रोज़ाना में करते हैं, हम कहेंगे वो एक्टिव वॉइस है। और वहीं पे ऐसे वर्ड्स जिनका इस्तेमाल हम रोज़ाना नहीं कर रहे होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जिनका यूज़ हम डेली लाइफ में नहीं कर रहे होते हैं, एक्टिवली नहीं कर रहे होते हैं, पैसिव रूप में कर रहे होते हैं, उसको पैसिव कहते हैं। व्हाट इज़ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या होती है? तो पैसिव वॉइस का मतलब हुआ, पैसिव का सीधा सा अर्थ होता है निष्क्रिय होना, यानी कि जो सक्रिय नहीं है, जो कि चल नहीं रहा है, यानी कि हमारी डेली लाइफ में यूज़ नहीं हो रहा है, उसको हम कहते हैं निष्क्रिय। तो पैसिव का मतलब जब निष्क्रिय हुआ और एक्टिव का मतलब सक्रिय हुआ, यानी कि यहाँ पे हम भाषा की बात कर रहे हैं। ऐसी भाषा, ऐसे सेंटेंसेस जिनका हम रोज़ाना यूज़ करते हैं वो एक्टिव वॉइस में आते हैं, जिनका रोज़ाना यूज़ नहीं करते हैं वो पैसिव वॉइस में आ रहे होते हैं। भाषा का वह रूप जो आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग नहीं किया जाता है उसको पैसिव वॉइस कहते हैं, यानी कि जो एक्टिव नहीं होता है हमारी डेली लाइफ कन्वर्सेशंस के अंदर। हम जो रोज़ कहते हैं, रोज़ बात कर रहे होते हैं, उसमें जो चीज़ एक्टिव नहीं होती है उसको कहा जाता है वो पैसिव कहलाएगी। ठीक है, पैसिव यानी कि जो निष्क्रिय होती है, जो इस्तेमाल नहीं हो रही है डेली लाइफ के अंदर। इसमें वाक्य के कर्मक पर विशेष जोर डाला जाता है। वाक्य का कर्मक क्या होता है? वाक्य का कर्मक वो होता है जिस पर सेंटेंस के अंदर इफेक्ट पड़ रहा होता है, यानी कि जो वर्ब से इफेक्टेड होता है, वर्ब का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ रहा होता है उसको कर्मक कहा जाता है। तो जो कर्मक होता है ना, उस पर विशेष जोर डाला जाता है। वैसे हम सेंटेंस में सब्जेक्ट पे जोर डालते हैं, हमको पता होता है सब्जेक्ट क्या है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कर्मक यानी कि ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। यानी कि पैसिव वॉइस इज अ वॉइस विच कैन बी कॉल्ड ऑब्जेक्ट सेंट्रिक। ऑब्जेक्ट सेंट्रिक का मतलब जो ऑब्जेक्ट पे केंद्रित होती है। ये तो था इंट्रोडक्शन। अब आती है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, यही है पहचान, आइडेंटिफिकेशन, या फिर हम कहें जो भी पैसिव वॉइस है ना वो यही है, B+V3। अगर मेरे सेंटेंस में B+V3 का यूज़ हुआ है तो हम कहेंगे मेरी जो वर्ब है ना, मेरी जो सेंटेंस है ना, वो कैसा है, वो पैसिव वॉइस में है। तो सिंपली हम कह सकते हैं B+V3 इंडिकेट कर देगा, डिफाइन कर देगा कि जो मेरा फॉर्म ऑफ वर्ब है, फॉर्म ऑफ वॉइस है ना सेंटेंस, वो कैसा है, वो पैसिव वॉइस है, B+B3। और जब भी हम बी की बात करते हैं तो बी से मेरा मतलब होता है इज, एम, आर, वॉज, वर। ये हमने एक वीडियो में पढ़ा हुआ है, आप चाहें तो वीडियो को देख सकते हैं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, पिन कमेंट में भी है। इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन हो सकता है, बीइंग हो सकता है। अगर इनमें से किसी के साथ में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है, यानी कि वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ हो रही है, तो हम कहेंगे वो फॉर्म ऑफ वॉइस पैसिव होगा। अब यहाँ पे कुछ हेल्पिंग वर्ब्स को याद रखने का तरीका है, याद रख सकते हैं। फॉर्मूला सिंपल है, बी, बीइंग, बीन, बी, बीइंग, बीन। जब भी इंडेफिनिट टेंस होगा हम बी का यूज़ करेंगे। बी का मतलब क्या हुआ, इज, एम, आर, वॉज, वर, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अगर हम इंडेफिनिट, किसी भी इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं, प्रेजेंट में चल रहे हैं तो इज, एम, आर की बात कर रहे हैं, और पास्ट में अगर हम चल रहे हैं तो हम बात कर रहे होते हैं वॉज, वर की। अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो वॉज, वर +V3, और वहीं पे अगर आ जाता है प्रेजेंट टेंस तो इज, एम, आर +V3। ठीक है, कंटिन्यूस में अगर आते हैं तो कंटिन्यूस में कुछ बहुत नहीं करना है, यहाँ पे बीइंग लगाना है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। इज, एम, आर पहले से होता है तो इज, एम, आर को लिखा रहने देंगे, वॉज, वर पहले से होता है तो वॉज, वर को लिखा रहने देंगे। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूस में हो जाएंगी, वो हो जाएंगी बीइंग +V3, और हेल्पिंग वर्ब जो थी वो हो जाएगी इज, एम, आर, और पास्ट में वॉज, वर, फ्यूचर में विल बी, शैल बी, साथ में बीइंग +V3। बीइंग+V3, बीइंग क्यों, वहाँ पे कंटिन्यूएशन को बताने के लिए कि मेरी वर्ब जो है वो अब भी कंटिन्यूएशन में है, माई वर्क इज स्टिल इन कंटिन्यूएशन।
आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड इट इनटू पैसिव वॉइस, वो फिर भी रहती है किसमें, वो रहती है फिर भी पैसिव हमारे कंटिन्यूस टेंस में। ऐसे ही परफेक्ट टेंस के अंदर हैज़ हैव होता है तो हैज़ हैव रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेजेंट टेंस में हैड होता है, पास्ट में हैड रहेगा। फ्यूचर में विल हैव होता है, शैल हैव होता है, तो यहाँ पे रहने वाला है, बस साथ में बीन को जोड़ देना है और V3 लगाना है। तो देखो जो चीज़ पीछे लिखी हुई थी B प्लस V3, क्या यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है? हाँ हो रही है। B प्लस V3 इन डेफिनेट टेंसेस, बीइंग प्लस V3, बी की फॉर्म है ना बीइंग, तो ये कंटिन्यूअस, बीन प्लस V3, ये देखो थर्ड फॉर्म है बी की, और ये हो गया परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही होती है, तो हम कह सकते हैं हाँ सही है। अच्छा, एक टेंस यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं लिखा है, तो उसके बारे में भी आगे हम जानेंगे कि क्यों नहीं लिखा हुआ है। कुछ यहाँ पे एक रूल लिखा हुआ है, एक्स रूल जिसका नाम है, बहुत ही सिंपल है। देखो क्या करना है, एक सेंटेंस हम लिख लेते हैं। एक सेंटेंस अगर हम लिखते हैं, जैसे कि हमने लिखा राम कुक्स अ डिश, राम कुक्स अ डिश। अगर हम इसमें बोलते हैं कि कुक करना वर्ब है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है राम, सब्जेक्ट है राम जो है वो सब्जेक्ट है, कुक जो है वो वर्ब है, और जो अ डिश है इसी को तो पकाया जा रहा है, कुक किया जा रहा है ना, तो अ डिश कहलाएगा मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहलाएगा भाई। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। हमको क्या करना है, हमको क्योंकि पैसिव वॉइस बनानी है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पे फोकस करना है, वो ऑब्जेक्ट सेंट्रिक होता है, ऑब्जेक्ट पर प्रभाव डालना है, तो हमको कुछ नहीं करना है, हमें ऑब्जेक्ट जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे अ डिश, इस अ डिश को उठा के सेंटेंस के शुरुआत में लिखना है, और जो मेरा सब्जेक्ट है ना उस सब्जेक्ट को उठा के रख देना है पीछे। ठीक, तो हमने क्या काम किया, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को उठा के रख दिया आगे और सब्जेक्ट को उठा के रख दिया पीछे, और उसके पहले लगा देंगे बाय या फिर कोई और प्रपोजिशन। बाय लगा सकते हैं, टू लगा सकते हैं, विद लगा सकते हैं, फॉर कुछ भी लगा सकते हैं, प्रपोजिशन होनी चाहिए, लेकिन मेनली यूज़ की जाती है बाय। तो बाय लगाएंगे और यहाँ पे लिख दिया जाएगा सब्जेक्ट, और यहाँ पे आगे जो आएगा वो आ जाएगा मेरा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है, यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने जो ऑब्जेक्ट लिखा है वो आगे लिख लिया है, सब्जेक्ट लिख लिया है पीछे। तो यहाँ पे ये छोटा सा एक्स फॉर्म होते हुए दिख रहा है, ये जो एक्स यहाँ पे फॉर्म हो रहा है ना, इसी के लिए इसको कहा जाता है एक्स रूल, इसलिए इसको कहा जाता है एक्स रूल। क्यों? तो सिंपल मतलब क्या हो गया, इसका सिंपल मतलब ये हो गया कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट जगह पे प्लेस कर देना और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे रख देना, इसी को हम कहते हैं एक्स रूल। तो जब भी हम एक्स रूल लगाने की बात करेंगे तो मेरा मतलब होगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह को चेंज कर देना। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मेरे कौन से पार्ट ऑफ स्पीच हो सकते हैं, तो वो नाउन हो सकता है या फिर वो प्रोनाउन हो सकता है। तो नाउन जब होगा तब तो ठीक है, लेकिन जब प्रोनाउन होगा ना, तो क्योंकि सब्जेक्ट में यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट में यूज़ करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, तो वहाँ पे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ हो रहा होता है। जैसे कि यहाँ पे जब भी हम सब्जेक्टिव केस बात करते हैं, यानी कि जब आई की बात कर रहे हैं, जब मैं लिखा हुआ है तो हम बोलेंगे आई, लेकिन जैसे ही एक्स रूल को यूज़ करेंगे और उस आई का ऑब्जेक्टिव केस लिखने की बात कर रहे होंगे, यानी कि उसको ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जा रहा होगा, तो हम बना देंगे मी, आई का हो जाएगा मी। ऐसे ही वी अगर सब्जेक्ट में लिखा हुआ है तो उसको ऑब्जेक्ट अगर बना रहे हैं तो वो बन जाएगा अस। यू है तो यू का यू ही रहने वाला है। दे लिखा है तो देखा हो जाएगा देम। ही लिखा है तो ही का हो जाएगा हेम। शी लिखा है शी का हो जाएगा हर। इट लिखा है तो इट का इट ही रहता है। और अगर हु लिखा है, क्योंकि हु यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि हु भले ही एक प्रोनाउन नहीं होता है, और प्रोनाउन होता भी है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्टिव केस तो होता है, एक सब्जेक्टिव इंट्रोगेटिव वर्ड होता है हु, तो उसको ऑब्जेक्टिव इंट्रोगेटिव में चेंज कर देते हैं, यानी कि सब्जेक्टिव केस से ऑब्जेक्टिव केस में पहुँचा देते हैं, तो हु का चेंज हो जाएगा हुम में। ठीक है, अब जब भी सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट होगा तो ये करेंगे, और ऑब्जेक्ट से अगर सब्जेक्ट बनाना होगा ना तब भी यही करेंगे, यानी कि अगर मी ऑब्जेक्ट में दे रखा है तो सब्जेक्ट में उसको लाते वक्त हमको आई में बदल देना है, और ऐसे ही इन सारों को करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ बाय प्लस सब्जेक्ट। जब हमने क्या काम किया, हमने एक्स रूल को यूज़ किया, तो हमने सब्जेक्ट को कहाँ पहुँचाया, सेंटेंस के लास्ट में पहुँचाया, उसके पहले बाय का यूज़ कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम आगे अगर देखते हैं तो यहाँ पे वो वही बोल रहा है कि हमको क्या करना है, हमको सब्जेक्ट को पीछे ले जाना है, हमको उसके पहले बाय और लगा देना है। सब्जेक्ट लिखा हुआ है और यहाँ पे बाय प्रपोजिशन का यूज़ हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये छोटा सा क्या लिखा हुआ है कॉर्नर में, क्या सिर्फ हम बाय का यूज़ करते हैं? तो उसका आंसर है जी नहीं, हम सिर्फ बाय का यूज़ नहीं करते हैं, हम बाय के अलावा और भी प्रपोजिशन का यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू माई वर्ब। मेरी वर्ब कैसी है उसके हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि हम टू भी लगा सकते हैं, हम विद भी लगा सकते हैं, हम फॉर भी लगा सकते हैं, हम ऑफ भी लगा सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड वन है वो है
बाय। तो हम कह सकते हैं हम बाय का यूज़ करते हैं सब्जेक्ट से पहले, लेकिन सिर्फ बाय का नहीं करते हैं। तो इसका आंसर तो यहाँ पे हो गया नो, सिर्फ बाय नो, तो बाय का यूज़ सिर्फ नहीं करते हैं। ठीक है, इतनी सी बात होती है। अगर हम चाहें तो हम इस बाय प्लस सब्जेक्ट को अपने सेंटेंस में यूज़ ही ना करें, तो भाई कब यूज़ नहीं करेंगे? ज़्यादातर तो यूज़ किया जाएगा, क्योंकि ये क्या बता रहा है, ये सब्जेक्ट को बताएगा कि मेरे सेंटेंस में डूअर कौन है। ठीक है, तो ज़्यादातर तो ये यूज़ नहीं कर रहा होगा, ज़्यादातर तो हम इसका यूज़ करते हैं बाय प्लस सब्जेक्ट का, लेकिन कब कब नहीं करते हैं। तो देखो ऑब्वियस सी बात है कि जब भी हमको पता नहीं होगा तो हम नहीं कर सकते हैं। अगर हमको सब्जेक्ट पता ही नहीं है कि मेरे सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, तो क्या हम उसको यूज़ कर भी सकते हैं? अगर हम चाहेंगे भी ना तो भी हम उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हम जब भी सब्जेक्ट दिया जा रहा होता है तो हम उसका यूज़ अगर हमको पता है तो हम कर लेंगे, अगर नहीं पता है ना तो हम नहीं कर सकते हैं। तो जब अगर हमको सब्जेक्ट पता नहीं होता है तो हम उसका यूज़ नहीं करेंगे, इस बाय प्लस सब्जेक्ट का यूज़ नहीं करेंगे। दूसरी बात, जब हमको बताना नहीं होगा, मान लेते हैं मेरा जो भी वर्ब हुई है उसका सब्जेक्ट कुछ भी है, लेकिन हम बताना नहीं चाहते हैं कि सब्जेक्ट ये है, तो हम उसका यूज़ नहीं कर रहे होंगे। दूसरी चीज़ हो गई, जब हमको बताना नहीं होगा, बताना ना हो, जब भी बताना ना हो। तीसरी चीज़ होती है जब जाहिर हो, ऑब्वियस हो, जब कोई दूसरा व्यक्ति समझ ही जाएगा उसको बिना बताए, तो हम उसका यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। जैसे कि हमने बोला कि मुझे इंग्लिश पढ़ाई गई या फिर आपको इंग्लिश पढ़ाई गई, क्या यहाँ पे बताने की ज़रूरत है कि एक टीचर ने पढ़ाया है? नहीं, यहाँ पे ऑब्वियस है, जाहिर है कि पढ़ाने का काम हो रहा है तो वो एक टीचर कर रहा होगा। वहीं पे अगर हमने ऐसे बोला कि चोर को पकड़ा गया, तो उसका आंसर होगा कि पुलिस के द्वारा पकड़ा गया, यानी कि सब्जेक्ट जो है वो पुलिस ही होना चाहिए। अगर पुलिस के अलावा कुछ और होता है, कोई और होता है, तो वहाँ पे हम लिख देंगे, लेकिन अगर ऑब्वियस है तो हम नहीं लिख रहे होंगे। ऐसे ही हमने बोला कि पेशेंट को का ट्रीटमेंट किया गया, तो कौन करेगा भाई? कोई स्वीपर आके तो नहीं कर देगा, कोई कॉबलर आके तो नहीं कर देगा, कोई बार्बर आके तो नहीं कर देगा। तो वो काम किसका है? वो काम है एक डॉक्टर का, तो वो डॉक्टर ही करेगा। और अगर कोई व्यक्ति पढ़ेगा इस सेंटेंस को तो वो ऐसे ही समझ जाएगा कि हाँ भाई ये ऑब्वियस है। तो वहाँ पे ऐसी जगहों पे हम इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं किसका? इस बाय प्लस सब्जेक्ट वाले फ्रेज का। वही लिखा हुआ है, सब्जेक्ट को बाय के साथ कब प्रयोग नहीं कर सकते हैं? तो जब पता ही ना हो, सब्जेक्ट ही नहीं पता है, जब कर्ता जाहिर होता है, जब सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्वियस होता है, पता अगला व्यक्ति जो है वो भी जो भी सुन रहा है सेंटेंस को वो समझ जाएगा उसको बिना बताए, तो हम उसका यूज़ नहीं करते हैं। जब कर्ता के बारे में बताना ना हो, मान लेते हैं मेरा एक दोस्त है वो क्रिकेट खेल रहा था और उसने क्या किया, उसने धोनी का फैन था, उसने हेलीकॉप्टर शॉट मारा और बॉल जाके लग जाती है किसी भी अंकल जी के विंडो पे, विंडो शेल जो होता है वो टूट जाता है। अंकल जी पूछते हैं कि क्या हुआ, या फिर कोई भी पूछता है तो क्या हुआ, तो हम ये कहेंगे ना कि खिड़की तोड़ी गई या खिड़की टूट गई, लेकिन हम क्या बताना चाहेंगे कि मेरे दोस्त ने तोड़ी? नहीं। तो जब हमें बताना नहीं होगा सब्जेक्ट, तो हम इस्तेमाल कर रहे होंगे किसका? हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे सब्जेक्ट के साथ में बाय का, यानी कि बाय प्लस सब्जेक्ट या फिर कोई सी भी और प्रीपोजिशन प्लस सब्जेक्ट का यूज़ नहीं कर रहे होंगे, नहीं होगा। ठीक है, टू ऑब्जेक्ट्स, जब भी एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जो होते हैं, अब ऑब्जेक्ट हमको क्या करना है, हमको एक्स रूल का यूज़ करना है ना, तो ऑब्जेक्ट आगे आना चाहिए, सब्जेक्ट पीछे जाना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट दो दे रखे, ऑब्जेक्ट होते हैं ना, हमने ये पढ़ाया हुआ है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब के बारे में पढ़ा हुआ है कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो कितने होते हैं? दो हो सकते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर एक सेंटेंस में दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट यूज़ हो रखे हैं तो हम किस वाले ऑब्जेक्ट को आगे लेके जाएंगे? तो उसका सिंपल सा आंसर ये है कि हम दोनों ऑब्जेक्ट को ले जा सकते हैं, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट हैं, दोनों को बराबरी का होना चाहिए भाई, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। तो हम क्या यूज़ करेंगे? हम दोनों को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रेफरेबली हमें यूज़ करना चाहिए एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि जो रिसीवर होता है मेरा, उसको यूज़ करना चाहिए। उससे सेंटेंस ईजी टू फ्रेम होता है, आसानी से हम बना सकते हैं, आसानी होती है सेंटेंस को बनाने के लिए। तो अगर मान लेते हैं दो ऑब्जेक्ट आते हैं और वो उसमें से एक ऑब्जेक्ट है मी और दूसरा ऑब्जेक्ट है अ बुक, तो हम क्या काम करेंगे? हम इस सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट देखेंगे। अगर हम देखें तो यहाँ पे सेंटेंस में रिसीवर कौन है? बुक तो है, बुक को तो दिया जा रहा है भाई, बुक तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन बुक को ले कौन रहा है? रिसीव कौन कर रहा है? तो यहाँ पे रिसीव कर रहा है मी। जब मी रिसीव कर रहा है तो मी कहलाएगा मेरा कौन सा ऑब्जेक्ट? मी कहलाएगा यहाँ पे मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और मेरी जो बुक होगी वो कहलाएगी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम चाहेंगे, क्या चाहेंगे कि मी को एक्स रूल का यूज़ करते हुए चेंज कर देना है और उसको सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस बना देना है। अभी ऑब्जेक्ट है, हमें सब्जेक्ट बना देना है। और याद रखें कि मी एक प्रोनाउन है, तो मी का ऑब्जेक्टिव केस से सब्जेक्टिव केस में आते वक्त मी से ये बन जाएगा आई, मी से ये बन जाएगा आई।
ठीक है, मी से ये आई में चेंज हो जाएगा। ऐसे ही अगर दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं तो हमें कौन सा लेना है, हमको लेना होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और अगर नहीं दे रखे हैं तो एक ही ऑब्जेक्ट होता है, उसको ले लेना है। लेकिन अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को नहीं लेते हैं, क्योंकि हमने कहा कि हम ले सकते हैं दोनों को, अगर इनडायरेक्ट को नहीं लेते हैं तो डायरेक्ट को ले सकते हैं। तो अगर हम डायरेक्ट को लेंगे, मान लेते हैं, फिर से लिखते हैं कि मी मेरा एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और आ बुक जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है एक सेंटेंस के अंदर। तो अगर हम चाहते हैं कि हम ए बुक का यूज़ कर देते हैं एक सब्जेक्ट के रूप में, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में, तो जो मी होगा ना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, उसको वर्ब के साथ में ही लिखा जाएगा और उसके पहले एक प्यारा सा वर्ड लिखा जाएगा जो कि है टू। इसे टू का यूज़ कर लिया जाएगा, तो टू मी बोलेंगे। अब बुक जो भी वर्ब है, जो भी सीक्वेंस बनेगा, उसके बाद में टू मी करना पड़ेगा, फिर आएगा बाय प्लस सब्जेक्ट अगर लगाने की जरूरत पड़ती है तो। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पे हम सेंटेंस देखते हैं, रम्या गेव मी अ फोन, रम्या ने मुझे एक फ़ोन दिया। यहाँ पे फ़ोन ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मी एक ऑब्जेक्ट है। हमने क्या किया, हमने अ फोन को आगे लिखा, क्योंकि मी जो है गेव मतलब देने का काम हो रहा है, मुझे दिया जा रहा है, मैं रिसीवर हूँ, और दिया क्या जा रहा है, फ़ोन दिया जा रहा है। तो फ़ोन मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लिखा। तो हमने क्या बताया अभी, हमने बताया जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर आगे लेते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू का इस्तेमाल किया जाएगा। तो क्या देखते हैं, मी के पहले यहाँ पे यूज़ किया है, तो हाँ हमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि यहाँ पे मी के पहले टू का इस्तेमाल किया गया है इन द गिवन सेंटेंस। तो मेरा सेंटेंस कैसे बनेगा, सेंटेंस में हम सिंपली क्या करेंगे, मेरा जो फ़ोन है उसको आगे लेके आएंगे, एक्स रूल को अप्लाई करेंगे और रम्या को लेके आएंगे यहाँ पे, उसके पहले यहाँ पे लगा दिया बाय। अगर ज़रूरत पड़ती है तो इसके अलावा भी कुछ लगा सकते हैं। तो ये अगर सेंटेंस देखा जाए तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट यानी कि बी प्लस बी3, बी का मतलब इज एम आर वॉज वर, पास्ट है तो वॉज वर का यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे अब फ़ोन आगे आया, वर्ब आ गई, सिंगुलर था तो वॉज लगा दिया, थर्ड फॉर्म लगानी थी तो गिव की थर्ड फॉर्म गिवन लगा दी। उसके बाद में मी आना चाहिए था, उसके बाद में क्या आना चाहिए था, उसके बाद में ये मी आना चाहिए था। लेकिन हमने क्या काम करा, हमने यहाँ पे मी तो लगाया लेकिन उसके पहले यहाँ पे टू का इस्तेमाल भी कर लिया। कारण बिकॉज मी इज़ एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द गिवन सेंटेंस। जो मी है वो यहाँ पे एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तरह काम कर रही है। आगे बढ़ते हैं, कॉम्प्लीमेंट को क्रिया के बाद प्रयोग किया जाएगा। अगर दो ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट में एक ऑब्जेक्ट है दूसरा कॉम्प्लीमेंट है, तो ऑब्जेक्ट को आगे लेके आएंगे, एक्स रूल का यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट आगे सब्जेक्ट पीछे, और जो कॉम्प्लीमेंट होगा ना उसको वर्ब के बाद में ही लिखा जाएगा। जैसे कि माई अंकल कॉल्स मी चैम्प, मेरे अंकल मुझे चैम्प बुलाते हैं, तो यहाँ पे जो चैम्प है ना ये एक कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज़ हो रखा, ये एक कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज़ हुआ, कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज़ हुआ। तो हमने क्या बोला है, हमने बोला है कि जो कॉम्प्लीमेंट होगा ना उसको वर्ब के साथ में लिखेंगे। तो यहाँ पे आई एम कॉल्ड, ये जो लिखा हुआ है ना, देखो कॉल्ड वर्ब थी मेरी, कॉल्ड क्या थी मेरी, कॉल्ड वर्ब थी, और उसके बाद में ये क्या आ गया, ये मेरा कॉम्प्लीमेंट आ गया, कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो अगर कॉम्प्लीमेंट रखा है तो वर्ब के साथ में लिखेंगे। टेंसेज इन पैसिव वॉइस। अब क्या होता है, हम जब भी बात कर रहे होते हैं किसी भी सेंटेंस की, तो सेंटेंस में हमेशा और हमेशा क्या होता है, उस सेंटेंस में हमेशा और हमेशा हम टेंसेस का यूज़ कर रहे होते हैं। तो अगर हम एक्टिव वॉइस की बात करते हैं तो हमारे पास में एक्टिव वॉइस के अंदर 12 टेंसेस होते हैं। हाउ मेनी टेंसेस, 12 टेंसेस हो रहे होते हैं। तो अगर हमारे पास में 12 टेंसेस होते हैं, क्या पैसिव में भी 12 टेंसेस का यूज़ करते हैं? तो आंसर है नो, आंसर है नो। हम पैसिव के अंदर सिर्फ और सिर्फ 8 टेंसेस का यूज़ कर रहे होते हैं। हम कुछ टेंसेस को गायब कर देते हैं। वो जो यूज़ कर रहे होते हैं उनके नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट का कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट का परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हटा दिया, पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी हटा दिया, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस को हटा दिया, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को हटा दिया। तो ये 8 के 8 टेंसेस हमको पढ़ने हैं। इस 8 के 8 टेंसेस में हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस तरीके से चेंज करेंगे उसको हम थोड़ा सा सीखने की कोशिश करेंगे और आप भी उसको जानेंगे, नोट करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है नो पैसिव, नो पैसिव। यहाँ पे ये बेचारा डॉगी है, वो बोल रहा है कोई मुझसे प्यार नहीं करता भाई, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मेरी ज़रूरत ही नहीं है किसी को। तो ऐसा किन किन वर्ब को फॉर्म फील हो रहा है वो हम देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको ऐसा फील हो रहा है कि भाई इनसे कोई प्यार नहीं करता क्योंकि इनको यूज़ नहीं किया जा रहा है पैसिव वॉइस के अंदर। इनको यहाँ पे पैसिव वॉइस बनाते समय यूज़ ही नहीं किया जा रहा है, तो हम कहेंगे भाई इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनसे कोई प्यार नहीं करता। दूसरा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
इसको भी ऐसा ही फील हो रहा है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको भी ऐसा ही फील हो रहा है। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसको भी कुछ ऐसा ही फील हो रहा होता है। तो अगर हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं कि पैसिव वॉइस के अंदर हम 8 टेंसेस का यूज़ क्यों करते हैं, तो हम पैसिव वॉइस के अंदर 8 टेंसेस का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। कारण होता है क्योंकि वहाँ पे हमको एक साथ में दो नॉन फाइनाइट वर्ब का यूज़ देखने को मिलता है जो कि ग्रामेटिकली गलत होता है, तो हम उसका यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास में टेंसेस। तो हमको 8 टेंसेस पढ़ने हैं। पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस अगर याद हो तो बी प्लस V3 आना है, और इंडेफिनिट है प्रेजेंट का तो इज एम आर आएगा, बी की फॉर्म इज एम आर आएगी। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगानी है, V3 लगाना है। तो बस 2 काम करने हैं, हमको एक्स रूल लगाना है और ये इज एम आर V3 लगा देना है। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, सब्जेक्ट को यहाँ पे दे रखा है, सब्जेक्ट को पीछे ले जाओ, एक्स रूल लगाना है, ऑब्जेक्ट को आगे लेके आओ। देखो यहाँ पे एक्स फॉर्म हो गई, यहाँ पे जो है सेंटेंस में हमारे एक्स फॉर्म हो गई। अगर एक्स फॉर्म हो गई यानी कि एक्स रूल लग चुका है, तो हमने यहाँ पे रवीना को सब्जेक्ट ही पीछे पहुँचा दिया और उसके पहले लगा दिया बाय। अभी के लिए हम बाय का यूज़ करेंगे। आइसक्रीम जो था सेंटेंस के अंदर वो ऑब्जेक्ट था, तो उसको आगे लेके आए, द आइसक्रीम, द आइसक्रीम। आइसक्रीम क्योंकि सिंगुलर होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, हमने लगाया इज एम आर लगाना था ना। इज वर्ब की थर्ड फॉर्म, लिक माने होता है चाटना, लिक की थर्ड फॉर्म लिक्ड, आइसक्रीम इज लिक्ड और पीछे बाय प्लस सब्जेक्ट तो लिखा ही हुआ था। तो इस तरीके से हमारा जो सेंटेंस होता है वहाँ पे बन जाएगा, द आइसक्रीम इज लिक्ड बाय रवीना, और इस तरीके से आप मुस्कुराने लगेंगे अगर आप ये सेंटेंस को बना लेते। ठीक है, तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, सिर्फ इतना याद रखना है, इज एम आर प्लस V3। ऐसे पास्ट डेफिनेट टेंस में बात करते हैं तो पास्ट में से पहुंचेंगे, यहाँ पे तो बी प्लस V3 लगाना है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि पास्ट है तो हम यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म जो कि है वॉज वर्ब, उसका यूज़ करेंगे इस V3 के साथ में। तो हमें कुछ नहीं करना है, वहाँ पे पास्ट में प्रेजेंट में इज एम आर और V3 लगाना था, यहाँ पास्ट के अंदर हमको वॉज वर्ब प्लस V3 का यूज़ करना है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट सबसे पहला काम है मेरा एक्स रूल का यूज़ करना। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आगे आया, सब्जेक्ट पीछे गया, उसने अपने साथ में लिख लिया बाय। मोस्ट ऑफ द टाइम बाय का यूज़ करेंगे ज़्यादातर, तो एक्स रूल यहाँ पे लग गया। ठीक है, तो चाइल्ड आगे आया, द चाइल्ड, वॉज वर्ब में से लगाएंगे, चाइल्ड क्योंकि सिंगुलर है तुमने वॉज लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे सेव का हो जाएगा सेव्ड। सेव की सेकंड फॉर्म भी सेव्ड होती है, थर्ड फॉर्म भी सेव्ड होती है। तो यहाँ पे हमने सेव्ड लिखा, बाय प्लस सब्जेक्ट पहले से लिखा हुआ था, तो मेरा सेंटेंस क्या बन गया, द चाइल्ड वॉज सेव्ड बाय शक्तिमान। शक्तिमान आते हैं, बचा लेते हैं बच्चों को। अब आता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम विल शैल का यूज़ करेंगे क्योंकि फ्यूचर है, और बी की फॉर्म क्योंकि विल शैल पहले से यूज़ हो चुका है तो हम यहाँ पे बेस फॉर्म यूज़ करेंगे। हम इज एम आर का यूज़ नहीं कर सकते, हम वॉजर का यूज़ नहीं कर सकते, तो यहाँ पे बेस फॉर्म बी का ही यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या हो जानी है, यहाँ पे हेल्पिंग हो जानी है विल शैल प्लस बी और साथ में V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमको सबसे पहला काम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लेके आना है, यानी कि हमको सबसे पहले लगाना है एक्स रूल। लगा देते हैं भाई, ऑब्जेक्ट आगे आया द लाइट्स, विल लगाया या शैल लगा लो आपकी मर्जी है, बी लगाएंगे, बी लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्विच ऑफ था, स्विच ऑफ लगा दिया, उसके साथ में ऑफ लगा दिया, और ये जो योगेश था ना ये पीछे जाएगा, ये जो योगेश लिखा हुआ था सब्जेक्ट ये एक्स रूल की वजह से पीछे भाग जाएगा, और उसके साथ में यहाँ पे लगा दिया जाएगा प्यारा सा छोटा सा निन्नू सा बाय। ठीक है, आगे आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बाद में आता है हमारे पास में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इंडेफिनिट सारे टेंस हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर प्लस V3, पास्ट इंडेफिनिट में वॉज वर्ब प्लस V3, और फ्यूचर इंडेफिनिट में विल बी शैल बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, और उसके पहले लगाते जाना है हमको अपना क्या लगाना है, एक्स रूल लगाना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी कुछ नहीं करना है, कंटिन्यूअस है ना, तो कंटिन्यूटी को बता रही होती है हमारे इंग्लिश में जो बीइंग नहीं, यहाँ पे जो आईएनजी फॉर्म लिखी है ना ये आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूएशन को बताती है। तो हमको यहाँ पे बी प्लस V3 तो लगाना था, देखो यहाँ पे बी की फॉर्म आ गई एक और साथ में V3 आ गया, यानी कि ये पैसिव वॉइस है, पहचान तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन तो क्लियर हो रही है, आइडेंटिफिकेशन तो यहाँ पे जस्टिफाई हो रही है। तो यहाँ पे हमको बस क्या करना है, बी की कौन सी फॉर्म लगाएं, क्योंकि इज एम आर तो लगी हुई है, बी की कौन सी फॉर्म लगाएं, तो हमारे पास में ऑप्शन बचता है बी की आईएनजी फॉर्म का। कारण होता है क्या, कारण होता है ये टर्म जो यहाँ पे लिखा हुआ कंटिन्यूअस, कंटिन्यूएशन बताना है। कंटिन्यूएशन अगर बताना है तो हमको आईएनजी फॉर्म लगानी पड़ेगी, लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है पैसिव वॉइस में, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो हमने क्या काम किया भाई, हमने सोचा कि बी की लगा देते हैं आईएनजी फॉर्म तो कंटिन्यूएशन में हो जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो पैसिव भी बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे इज एम आर और बीइंग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा ली। तो हम यहाँ पे वही काम करेंगे, सबसे पहला काम एक्स रूल लगाना और फिर इज एम आर के साथ में बीइंग और V3 लगा दो। तो ऑब्जेक्ट जो था मेरे द कैट्स था, हमने लिख लिया
द कैट्स ऑब्जेक्ट था, हमने लिख लिया। इज एम आर में से क्या लगा सकते हैं, प्लूरल था तो आर लगाया, फिर बीइंग लिखा हुआ था बीइंग लिख दिया, और वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो फीड की थर्ड फॉर्म होती है फेड, फीड मतलब खाना खिलाना, तो यहाँ पे फीड की थर्ड फॉर्म फेड। और ये जो सब्जेक्ट है ना, ये एक्स रूल की वजह से, एक्स रूल की वजह से क्या करता है, ये पीछे आ जाता है अपने साथ में, ये प्यारा सा ले लेता है प्रेपोजिशन जो कि है यहाँ पे बाय। तो आई होप समझ में आ रही होगी बात। अब ये तो था प्रेजेंट कंटिन्यूस। पास्ट में क्या करेंगे, ये इज एम आर को हटा देंगे और यहाँ पे लगा देंगे वॉज या वर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक सेंटेंस में एग्जाम्पल। वॉज वर बीइंग प्लस V3, बीइंग क्यों लगाया, कंटिन्यूएशन के लिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों लगाई, पैसिव वॉइस बताने के लिए। हमको क्या करना है हमको क्या करना है, हमको ऑब्जेक्ट आगे लेके आना है, सब्जेक्ट को पीछे लेके जाना है, यानी कि हमको क्या लगाना है, हमको यहाँ पे एक्स रूल को यूज़ करना है अपने सेंटेंस के अंदर, ठीक है। तो क्या हमने एक्स रूल यूज़ किया, हमने ऑब्जेक्ट को आगे लेके, मेरे पास में दो ऑब्जेक्ट हैं, तो अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे नहीं लेते हैं तो हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वर्ब के बाद में प्लेस करना है, वर्ब के बाद में रखना है, और उसके पहले प्रपोजिशन टू को लगाना है जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। तो हमने क्या किया, हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले लिया, हिज हाउस, हिज हाउस आगे आया, संजय चला गया पीछे, एक्स रूल हो गया, एक्स रूल हो गया, एक्स रूल हो गया। अब हमको क्या करना है, हमको बस ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, वॉज वर्ब के साथ में बीइंग और V3। तो हिज हाउस पीछे आया, सिंगुलर था तो हमने वॉज वर्ब का यूज़ कर लिया, हाउस वॉज का यूज़ किया, बीइंग लगाना था बीइंग लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, शोइंग था वर्ब, शो की थर्ड फॉर्म शोन होती है, तो हिज हाउस वॉज बीइंग शोन, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था तो उसके पहले लगा दिया हमने टू, और फिर ये संजय जो है ना वो एक्स रूल की वजह से पीछे गया था तो उसने अपने साथ में ये प्यारी सी प्रपोजिशन ले ली, और सेंटेंस मेरा क्या बना, सेंटेंस मेरा बना हिज हाउस वॉज बीइंग शोन टू मी बाय संजय। तो आई होप समझ में आया होगा। फ्यूचर कंटिन्यूस में बस विल बी शैल बी का यूज़ करते हैं और बीइंग का यूज़ करते हैं अगर हम बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बी और बीइंग दो बार आ रहा होगा तो हम सेंटेंस को नहीं बना रहे होते हैं, तो पास्ट कंटिन्यूस बनेगा, फ्यूचर कंटिन्यूस नहीं बनेगा, और प्रेजेंट कंटिन्यूस बनेगा। अब हम आते हैं परफेक्ट टेंसेस के ऊपर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस है तो हमको क्या करना है, हमको बी प्लस V3 यूज़ करनी थी, V3 तो हमको क्या बताएगी, हमको पैसिव वॉइस बताएगी, लेकिन भाई परफेक्ट ने बोला कि मैं भी तो V3 यूज़ करता हूँ, हैज़ हैव भी तो V3 यूज़ करता है, तो हैज़ हैव के बाद में क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, हैज़ हैव ने बोला भाई मेरे साथ में आनी चाहिए V3, हमने कहा ठीक है वो तो आएगा, लेकिन जो मेरा पैसिव वॉइस है ना वो भी तो V3 बोलता है ना, और उसके साथ में बी भी आनी चाहिए, बी की फॉर्म भी आनी चाहिए। तो उसने बोला अच्छा एक काम क्यों ना करते हैं कि हम इसी जो बी लिखा हुआ ना यहाँ पे, इस बी की ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं और इन दोनों को कर देते हैं कंबाइन। तो मैंने कहा ठीक है भाई, यहाँ पे हैज़ हैव लगाएंगे सबसे पहले और बी की ही थर्ड फॉर्म यूज़ कर लेंगे, वो जो यहाँ पे बीन आ गई है, और यहाँ पे V3 जो है वो पैसिव को आइडेंटिफाई कर देगी, पैसिव को यहाँ पे बता देगी, ठीक है। एक्स रूल लगाओ, हर वर्क आगे आया और सब्जेक्ट पीछे गया, बाय लग गया यहाँ पे पुराना, शालिनी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क, शालिनी जो है उसने अपना काम पूरा कर लिया, एक्स रूल लगाया, हैज़ हैव बीन और V3 लगाना है, तो सबसे पहले हर वर्क आगे आया, सिंगुलर था तो हैज़ लगाया, बीन लगाया, फिनिश की थर्ड फॉर्म पहले से दी हुई थी, फिनिश लिख दिया, शालिनी से पहले यहाँ पे बाय का यूज़ किया, तो यहाँ पे मेरा सेंटेंस क्या बन गया, हर वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड बाय शालिनी, और मेरा सेंटेंस यहाँ पे फ्रेम हो जाता है। फ्यूचर में क्या, ये तो प्रेजेंट था, पास्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे हैज़ की जगह पे बस हैड लगा देंगे और सेम सेंटेंस बन जाएगा। देखते हैं कैसे होता है, एग्जाम्पल भी देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास में क्या है, दे हैड रिटन योर नेम इन द लिस्ट, तो उन्होंने लिखा, क्या लिखा भाई, तुम्हारा नाम लिखा, तो तुम्हारा नाम हो गया ऑब्जेक्ट, हमको क्या करना है, हैड प्लस बीन लगाना है और V3 लगा देना है। प्रेजेंट में हैज़ बीन लगाना था, V3 लगाना था, यहाँ पे हैड बीन कर देना है, हैज़ हैव की सेकंड फॉर्म क्योंकि पास्ट टेंस है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहला काम है एक्स रूल, सबसे पहला काम एक्स रूल, तो एक्स रूल लगा देते हैं। हमने ऑब्जेक्ट को आगे लिखा, सब्जेक्ट को ले गए पीछे और यहाँ पे लगा दिया बाय, ये एक्स रूल था। तो ऑब्जेक्ट था योर नेम, योर नेम को लिख दिया यहाँ पे, हैड लगाया, सिंगुलर प्लूरल का कोई मतलब ही नहीं बनता है, बीन लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट थर्ड फॉर्म थी, यहाँ पे हमने लिख दिया रिटन इन द लिस्ट, जो भी अदर वर्ड्स बचा हुआ था उसको हमने यहाँ पे वर्ब के बाद में लिख दिया। अगर वर्ब के बाद में नहीं लिखते हैं तो हम सेंटेंस के लास्ट में भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी दिक्कत नहीं आती है। लेकिन हम क्या प्रेफर करेंगे, हम ट्राई करेंगे, हम प्रयास करेंगे ये जो बाय प्लस सब्जेक्ट लिखा है ना इसको सेंटेंस के लास्ट में ही लिखें, तो सेंटेंस ज़्यादा ईजी टू फॉर्म होता है, ज़्यादा आसान हो जाता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है, सेंटेंस का सेंस सही होगा। तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट लिखा, हेड लगाया, बीन लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट की रिटर्न कर दी, बचा हुआ इन द लिस्ट यहाँ लिख दिया, और ये सब्जेक्ट एक्स रूल की वजह से पीछे गया था ना यहाँ पे, इसके साथ में बाय रखा हुआ है और ये सेंटेंस मेरा बन गया। तो आंसर मेरा क्या हुआ, क्वेश्चन था दे हैड रिटन योर नेम इन द लिस्ट, और मेरा पैसिव वॉइस क्या बना, योर नेम हैड बीन रिटन इन द लिस्ट बाय देम। ये तो गया पास्ट परफेक्ट।
फ्यूचर परफेक्ट में क्या करेंगे, विल शैल के साथ में हैव लगा होगा, उसके साथ में बीन लगा देंगे। देखते हैं, विल या शैल के साथ में विल या शैल लिख सकते हैं, हैव लगा है, बीन लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो एक्स रूल लगाओ सबसे पहले, द कैट्स आगे आ गया, अक्षय पीछे गए, अक्षय पीछे गया, एक्स रूल यहाँ पे यूज हो गया, एक्स रूल यहाँ पे यूज हो गया। द कैट्स विल या शैल लगाएंगे, हैव बीन थर्ड फॉर्म आ गई बी की, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई फेड बाय अक्षय। द कैट्स हैव बीन, द कैट्स विल हैव बीन फेड बाय अक्षय। एक छोटा सा रूल है जो यहाँ पे याद रखना है, अगर इस ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट में से किसी भी एक जगह पर अगर हम फर्स्ट पर्सन का यूज़ करते हैं, यानी कि हम बोलें कि अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में किसी भी जगह पे आई, वी, मी या होता है, तो इसका पैसिव वॉइस बनाते समय हम क्या काम करेंगे, हम विल को चेंज कर देंगे शेल में। हम विल को चेंज कर देंगे किसके अंदर, हम विल को चेंज कर देंगे शेल में। इतनी सी बात थोड़ी सी ध्यान रखनी होती है फ्यूचर टेंस को डील करते वक्त। तो देखो हमारे पास में क्या सारे टेंसेस हो चुके हैं, प्रेजेंट डेफिनेट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, 5 हो गए। उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो सारे टेंसेस यहाँ पे हो जाते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं कुछ और टाइप ऑफ सेंटेंसेस को।